भारी कदमों की आहट के साथ चलता हुआ वो एक दरवाजे के पास आकर रुक गया। जब उसने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा सामने बिस्तर पर दो इंसान बिना कपड़ों के एक दूसरे में इस तरह खोए हुए थे कि उन्हें जरा भी एहसास न हो सका कि इस वक्त कोई आंखों में खून लिए सख्त जबड़ों को भींचे उन्हें देख रहा है। उस वक्त उस शख्स की जगह कोई और होता तो इस नज़ारे को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन वो कबीर राठी था, एक नामवर बिजनेसमैन, एक ताकतवर इंसान जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आदमी भी कांप जाता था, जिसके बारे में मशहूर था कि उसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। मोहब्बत, एहसास, नरमी या जज्बात से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ जीतना और दूसरों पर हुकूमत करना आता था। धोखे और झूठ से उसे सख्त नफरत थी, लेकिन आज उसकी नज़रों के सामने सिर्फ धोखा था, झूठ था जिसे वो किसी भी सूरत में माफ़ करने वाला नहीं था। उसने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी होने वाली छोटी सी दुल्हनिया, अनु उसका गुलाबी मुलायम सा गाल जोर से खींचते हुए शरारत से बोली, जिस पर लामिया एक आईब्रो उठाकर उसे देखती हल्का सा हंस दी। जरूर दिल में लड्डू फूट रहे होंगे मैडम के, आखिर को मंगनी जो होने जा रही है। वैसे सच सच बताओ, विशाल से जब तुम्हारी बात पक्की हुई है, पसंद तो करने लगी होगी ना उसे, बस झूठी बताती नहीं अपनी दोस्त को। अनु अब नकली गुस्सा दिखाते हुए मुंह फुलाकर बोली थी, पहली बात, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, मंगनी हो रही है, अभी फ़िलहाल शादी नहीं। और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी नज़र में शादी से पहले लड़के लड़की के बीच सिर्फ रिश्ता होने पर ये प्यार, मोहब्बत, पसंद जैसी फीलिंग से मुझे सख्त नफरत है। मेरे दिल में विशाल के लिए फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब शादी के बाद औरत अपने हस्बैंड से करे तो ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि तब वो दोनों एक दूसरे पर जायज़ होते हैं, और पति पत्नी के बीच मोहब्बत हो तो भगवान भी खुश होता है। मेरे अनमोल जज्बात, एहसासात, मेरे सब कुछ सिर्फ मेरे पति के लिए होगा, जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है। वो आंखों में एक अनोखी चमक लिए नरम मुस्कुराहट से बोली, मैं जानती हूँ मेरी रानी, तुम हो भी इस काबिल कि तुम्हें टूटकर मोहब्बत की जाए। वैसे तुम्हारे पिताजी को इतनी भी क्या जल्दी पड़ गई तुम्हारी मंगनी करने की? अभी तो तुम इतनी छोटी हो यार, सिर्फ 20 साल की, और पढ़ाई पूरी कर रही हो। आगे तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर है। तुम्हारी बड़ी बहन काव्या की भी उन्होंने बात पक्की की हुई है, उस बिगड़े अमीरजादे से जिसके सिर्फ किस्से ही सुने हैं, देखा कभी नहीं। खैर, काव्या तो बड़ी है, शादी की उम्र भी है उसकी, लेकिन तुम, अनु परेशान सी होकर बोली थी, पापा ने हम दोनों की जिंदगियों का फैसला अपने बिजनेस की तरक्की की बुनियाद पर किया है। न कभी कबीर राठी या फिर विशाल बाकायदा रिश्ता लेकर घर आए, न कभी उनकी फैमिली ने हमें देखा। बस पापा को लगा इस रास्ते में बस पापा को लगा इस रिश्ते में फ़ायदा है, तो उन्होंने हम दोनों बहनों का रिश्ता अपनी तरफ से तय कर दिया। लामिया गहरी सांस खींचते हुए बोली। तभी अनु उसके पीछे देखते हुए इशारा करके बोली, विशाल। उसी पर लामिया ने पलटकर पीछे देखा तो विशाल बड़ी सी स्माइल लिए उसे हाथ हिलाता देख रहा था। लामिया ने गुस्से से उसे देखते हुए जल्दी से रुख फेर लिया। तुम्हारा मजनू फिर आ गया, अनु हंसते हुए बोली, जिस पर लामिया घूरकर उसे देखने लगी। जब से पापा ने बात पक्की की है, ये इंसान तब से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि शादी से पहले ये सब ठीक नहीं, लेकिन मजाल है कि कान पर जूं तक रेंग जाए, ढीठ कहीं का। अच्छी खासी पर्सनालिटी का मालिक है, पता नहीं क्यों ऐसी ओछी हरकतें करता है। इससे अच्छा तो कबीर राठी है, जिसने आज तक काव्या दीदी से बात करना तो दूर उन्हें देखा तक नहीं। हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा, सिर्फ पापा ने देखा है। लामिया गुस्से से कहते हुए खड़ी हुई और तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गई। विशाल ने उसे गहरी दिलचस्प नज़रों से देखा। बेहद हसीन ब्राउन सिल्की घने बाल, बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें जो लंबी पलकों के बोझ से आधी खुली आधी बंद रहती थीं, चांद सा चमकता गोरा रंग, ऊपर से उसकी मगरूर अदा। वो इतनी हसीन थी कि किसी को भी दीवाना बना सकती थी, लेकिन उसका उखड़ा मिजाज सामने वाले को अपनी हद में रखता। 3 महीने पहले जब मेहरा और संजय जी की फैमिली के बीच उनके रिश्ते की बात पक्की हुई थी, विशाल ने यूं ही लामिया को एक नज़र देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसकी नज़र में वो उसकी होने वाली बीवी थी, जिसे देखने का हक उसे था, लेकिन लामिया की एक झलक उसे उसका दीवाना कर गई थी। आप यहाँ फिर चले आए मिस्टर मेहरा? देखिए, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी इज्जत है, यहाँ सब मुझे जानते हैं। आपका यहाँ बार बार आना मेरे किरदार को शक्की साबित करता है। भगवान के लिए शादी से पहले ऐसी हरकतें करना बंद कर दें। वो गुस्से से लाल होती धीमी आवाज़ में बोली, लामिया, मैं वो। विशाल इतना ही बोला था कि वो पलटी और अनु के साथ चली गई।
विशाल हैरानी से खड़ा उसे देखता रह गया। अजीब लड़की थी। उसकी उम्र की लड़कियां तो ऐसे हैंडसम मंगेतर की ख्वाहिश करती थीं। उनके साथ मोहब्बत के वादे करना, घूमना फिरना उनका ख्वाब होता था। लेकिन लामिया तो बिल्कुल उलट थी। इस रिश्ते को 13 महीने होने को आए थे। वो उसके पीछे पागलों की तरह ख्वार था। कभी फूल, कभी गिफ्ट, कभी कुछ लेकर उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता। लेकिन वो हर बार टका सा जवाब देती और उसकी चीज़ें उसे लौटा देती। आज भी वो उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर जाकर उसकी पसंद की मंगनी का ड्रेस दिलवाने आया था, जो 2 दिन बाद थी। लेकिन उसकी बिना कुछ सुने लामिया नाराज होती वहां से चली गई थी। मुझे माफ़ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन लोगों ने मुझे ऐसा करने की धमकी दी थी, वरना मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। रस्सियों से बंधा वो आदमी उसके सामने रोता हुआ, विनती करता हुआ बोला। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो बहुत जख्मी हालत में दिखाई दे रहा था। मुझे धोखा देने और गद्दारी करने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। ये बात सब जानते हैं मेरे बारे में। फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की कि कबीर राठी को धोखा दिया। अब इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। राजा की तरह बैठे उसने पीछे खड़ी लड़की को हाथ उठाकर इशारा किया। मतलब समझते ही वो आगे बढ़ी और अपने साथी की मदद से उस आदमी को उठाकर गहरे समंदर में फेंक दिया। वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कबीर राठी का चेहरा इतना प्लेन और इमोशनल लेस था जैसे ये सब उसके लिए बहुत आम बात हो। उसने सिगरेट जलाई और एक गहरा कश लेते हुए खड़ा हुआ। उसके घर वालों को एक भारी रकम का चेक पहुंचा देना। अगर बदकिस्मती से बच गया तो ठीक, नहीं तो ये पैसे उसके घर वालों को जिंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होंगे। डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ अपनी बात पूरी करता हुआ वो कोट के बटन बंद करता हुआ आगे बढ़ गया था। 2 दिन के बाद आज संजय हाउस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मेहमान मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। बच्चे खेलते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। संजय जी सारे इंतजाम देखते हुए यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए खुश दिखाई दे रहे थे। और खुश होते भी क्यों नहीं, आज उनकी छोटी बेटी की मंगनी जो थी, जो उनकी सबसे लाडली और होनहार काबिल बेटी थी। तभी संजय हाउस के मेन बड़े से गेट से 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती तेज तूफान के साथ अंदर आती दिखाई दी, जो ठीक घर के दरवाजे के सामने आकर रुकी। जिनमें से भरे भरे लंबे चौड़े काले सूट पहने आदमी हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए उतरते दिखाई दिए, जो पूरे संजय हाउस में फैल गए। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बीच में खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, जिसमें से कबीर राठी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बाहर आया। यूरोपियन डिजाइन का ब्लैक सूट पहने, टॉल, माइटी, अपराइट, मैच्योर, ब्राइटेस्ट और स्ट्रॉन्ग हैंडसम प्रोफाइल उसकी टॉल और ब्रॉड फ्रेम को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। किसी जालिम मगरूर राजा के अंदाज में चलता हुआ वो संजय हाउस के अंदर आया। हर आँख अपनी जगह पत्थर बनी उस सुप्रीम फिगर को देख रही थी, जो चारों तरफ माहौल पर नज़र डालता हुआ आगे ही आगे बढ़ रहा था, जैसे संजय हाउस की हर चीज़ को अपने पैरों तले रौंद डालेगा। संजय जी, जो किसी मेहमान से मुस्कुराकर बात कर रहे थे, अचानक काले सूट पहने इतने सारे आदमियों को घर के अंदर दाखिल होते देखा और फिर सामने से उस हस्ती को आता देखा तो बहुत चंके रह गए। अपनी आंखों देखी बात पर उससे यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़खड़ाते और घबराते हुए उसके पास आए थे। मिस्टर राठी, आप यहाँ आइए, आइए यहाँ बैठिए। संजय जी अपनी आवाज़ की लर्जिश को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे ड्राइंग रूम ले जाने के लिए आगे बढ़े। नहीं संजय साहब, हम यहीं बैठेंगे, कबीर भारी आवाज़ में कहता हुआ आगे बढ़ा और बीच हॉल में रखे ढेर सारे सोफ़ों में से एक पर हाथ फैलाए टांग पर टांग रखे शाही अंदाज में बैठ गया। उसके गार्ड हर तरफ अलर्ट पोजीशन में खड़े हुए थे। किसी को अपनी जगह से हिलने तक की इजाज़त नहीं थी। जो मेहमान अंदर थे वे डरे सहमे थे और जो अंदर आने वाले थे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। संजय जी के माथे पर डर के हल्के हल्के पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। आज आपकी छोटी बेटी की मंगनी थी तो सोचा मुबारकबाद दे दूं। आंखों में सख्ती और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए वो भारी आवाज़ में बोला, जी जी बहुत शुक्रिया। संजय साहब हकलाते हुए बोले। काव्या, जो पिंक लहंगा पहने सजी सबरी नीचे उतर रही थी, एक गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया, जिस पर वो परेशान होती सामने उस तरफ देखने लगी जहां कबीर राठी बैठा था। उसकी कातिलाना पर्सनालिटी देखकर उसका दिल मुंह को आ गया था। रोशनी जैसे उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसका डोमिनेटिंग ऑरा गजब का था। उसका हैंडसम चेहरा, परफेक्ट बॉडी किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। उसकी समंदर से गहरी आंखें जब सामने वाले पर उठती तो सामने वाले को खुद पर एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता,
जैसे कोई भी उसे नज़र से नज़र मिलाकर देख ही नहीं सकता हो। उसे इस तरह पहली बार सामने देखकर वो एक पल को दुनिया ही भूल गई। वो इतना खूबसूरत और कातिलाना पर्सनालिटी और मर्दानगी का शाहकार था। लोग यूं ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करते मर नहीं जाते थे, लेकिन इस सबके पीछे उसका बहुत खौफनाक चेहरा भी छुपा हुआ था, जिससे सब डरते थे और उससे दूर भागते थे। आपकी बेटी की मंगनी आज है, लेकिन अब वो मंगनी विशाल मेहरा से नहीं होगी, बल्कि मुझसे। आज, अभी और इसी वक्त उसका विवाह होगा संजय साहब। इस बार कबीर ने जो धमाका किया था, उसकी गूंज हर किसी के कानों में पड़ती उनके पर्दे फाड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राठी? संजय साहब दर्द भरी आवाज में सदमे से बोले थे, जबकि काव्या भी ये सुनते ही दहल गई। ये कैसा मजाक था? वो तो उसका मंगेतर था। क्यों मिस्टर संजय? जब आपने बिजनेस की आड़ में पैसे खाए थे, तो रकम लौटाने के बदले आप ही ने अपनी बेटी, वो क्या नाम है? कबीर राठी संजीदगी से कहते हुए अपनी उंगली माथे पर बजाने लगा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर जब याद न आया तो बोला, वाट एवर, जो भी उसका नाम है, मेरी बला से उसे मेरे सिर थोपने की कोशिश की थी ना आपने? एक तरह से सौदेबाजी कहना ठीक रहेगा, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैंने तब भी कोई हामी नहीं भरी थी। वो आपको गलतफहमी हुई थी कि इस सौदेबाजी पर मैं राजी हो जाऊंगा और पैसों के बदले आपकी बेटी को रख लूंगा। लेकिन अब मैं ये खुलेआम ऐलान करता हूँ कि मुझे आपकी बड़ी नहीं, छोटी बेटी चाहिए, वो भी अपने जायज रिश्ते में, अभी और इसी वक्त। आंखों में बहशत लिए वो उनकी तरफ झुककर अपनी भेड़ियों से गुर्राहट में बोला। काव्या को इस वक्त अपना आप एक बार फिर हीन लगा। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। हर बार लामिया उससे बाजी ले जाती थी, चाहे वो रंग रूप हो, जहनियत हो या फिर लोगों की तवज्जो। उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही थी और आज एक बार फिर वो उसकी खुशनसीबी छीनने जा रही थी। सामने बैठा इंसान चमकता सूरज था, जो खुद आगे बढ़कर लामिया को पाने की ख्वाहिश इजहार कर रहा था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिस्टर संजय, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप हाँ करते हैं तो मैं फ़ोन करके अभी अपने घर वालों को यहाँ बुला लूँगा, और अगर आप ना करते हैं तो फिर ये फ़ोन कॉल पुलिस को जाएगा, जो आपको मेरे साथ फ्रॉड करने पर जेल ले जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। आंखों में रूखापन लिए लापरवाही से कहते हुए वो सिगरेट जलाकर गहरा कश लेता हुआ धुआं संजय जी की तरफ छोड़ गया, जो बेबसी की मूरत बने अजीब इम्तिहान में घिरे थे। एक तरफ बड़ी बेटी थी तो दूसरी तरफ छोटी। दोनों ही उनकी जान के टुकड़े थे, जिनका वो बुरा नहीं चाहते थे। आज से 4 महीने पहले अचानक रात ही रात संजय साहब के बैंक अकाउंट से बिजनेस पर इवेंट करने वाली कबीर राठी की दी हुई सारी रकम गायब हो गई थी। वो अपनी बेगुनाही उसके सामने साबित नहीं कर सके, जिसकी सूरत में उन्होंने खुद अपनी बड़ी बेटी को तब तक उसे सौंपने की ऑफर की थी जब तक कि वो रकम लौटा नहीं देते, जिस पर वो गहरी सोच में डूबा रहा था। ना हामी भरी थी, ना इनकार किया था, जिसका मतलब इकरार समझते हुए संजय साहब भी संतुष्ट हो गए थे। लेकिन आज जब वो ठीक लामिया की मंगनी के वक्त शादी की बात करने आया, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं मेहरा फैमिली को क्या जवाब दूंगा? वो लोग आते ही होंगे। संजय जी की आंखों से आंसू निकल आए थे जब वो टूटी आवाज में बोले, उनकी फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी आवाज में ताकत का घमंड झलक रहा था। तभी संजय जी इकरार में सिर हिला गए और नजर उठाकर बीबी की ओर देखा, जो आंखों में ढेरों आंसू ली उन्हें देखती सब समझ गईं। अब वो पलटकर ऊपर लामिया के कमरे की तरफ जा रही थीं, जहां वो सफ़ेद पैरों तक खूबसूरत घेरदार फ्रॉक पहने, जिसकी बॉडी और घेर पर खूबसूरत गोल्डन रंग का काम किया हुआ था, गले में गुलूबंद और कानों में झुमके पहने, बालों को सामने से उठाकर पीछे फ्रेंच किए हुए, मेहंदी लगे हाथों में फूलों के कंगन और बहुत ही प्यारा सा मेकअप किए वो कोई अप्सरा लग रही थी। कबीर राठी की खास बॉडीगार्ड शीला उसके सिर पर खड़ी थी। कौन हो तुम? हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाहर जाना है। लामिया गुस्से में उसे धक्का देती हुई बोली। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें नमी से और भी सुंदर लग रही थीं। सॉरी मैम, सर का ऑर्डर है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, शीला रोबोट की तरह बोली। अजीब मुसीबत है, आखिर हो कौन तुम और तुम्हारे सर क्या चाहते हैं? लामिया थक हार कर वापस अपनी जगह बैठती बोली। तभी बेला जी साड़ी का पल्लू एक हाथ से संभाले, दूसरे से आंखों के भीगे कोने साफ करती हुई अंदर आई। मम्मा, लामिया उन्हें देखते ही भागकर उनके गले से लग गई। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें अपने पापा का साथ देना होगा, बस उन पर यकीन रखना होगा, बाकी जो भगवान को मंजूर हो।
प्यार से उसका चेहरा हाथों में भरती हुई वो दुखी लहजे में बोली। लामिया नासमझी से उन्हें देखती रह गई। कबीर राठी के फ़ोन करने की देर थी और राठी परिवार के बड़े आधे घंटे के अंदर संजय जी के घर में मौजूद थे। ये सब अचानक मुझे जब कबीर ने 3 घंटे पहले बताया था कि आज वो राठी परिवार की बहू लेकर आएगा, कुछ इंतजाम के साथ हम शादी की तैयारियां कर लें, तो यकीन करें मेरे तो होश उड़ गए थे। आखिर इस लड़के का कुछ पता नहीं चलता कि क्या कर जाए, इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को भी मालूम नहीं हो पाता। राकेश राठी, जो कि कबीर राठी के पिता थे, खुशी से सराबोर संजय जी से बोले, जो सिर झुकाए उदासी से बैठे थे। अरे भाई साहब, उदास मत होइए, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा करना ही होता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, वो बहुत खुश रहेगी। मिताली राठी भी बहुत खुश थी। आखिरकार उनका बेटा शादी के लिए राजी तो हुआ, वरना उन्हें लगता था कि जिस सख्त मिजाज और ठंडे अंदाज का वो मालिक है, मुश्किल से ही वो किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बहू या पोता पोती की ख्वाहिश ही उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि जब भी वो उसके सामने शादी का जिक्र करती तो वो गुस्से में चीज़ें तोड़ देता और उन्हें चुप करा देता था। लेकिन आज जब उसने खुद बहू लाने का उनके सामने जिक्र किया तो वो बिना किसी सवाल जवाब के खुशी खुशी तैयारियां करती अपने पति राकेश जी के साथ वहां पहुंच गईं। और संजय जी को देखकर उन्हें भी यही लगा कि वो बेटी की विदाई की वजह से उदास है। अंदर की बात उन दोनों को ही मालूम नहीं थी। शादी की तैयारियां करें अंकल, मेरे पास वक्त नहीं है, कबीर अपने मॉम डैड के सामने सम्मान से कहते हुए उन्हें इशारा कर रहा था कि वो उठें और लड़की को मंडप में लेकर आए। संजय जी धीरे से उठे और आगे बढ़ गए। मिताली जी भी उठकर उनके साथ चल दी। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का दुपट्टा था। जब वो लामिया के पास पहुंची तो उसे प्यार करते हुए वो लाल रंग का दुपट्टा उड़ाकर उसका घूंघट कर दिया। लामिया हैरानी से ये सब देख रही थी। तभी उसने अपने पापा को अंदर आते देखा। आंखों में आंसू ली संजय जी बहुत कुछ बिना कहे ही उसे कहे गए थे, जिस पर वो सिर झुका गई। वो उनकी बहुत ही आज्ञाकारी बेटी थी, उनकी लाडली, जिसे कुछ भी छुपा नहीं था। विशाल के लिए भी वो अपने पापा की वजह से राजी हुई थी और अभी शादी भी वो अपने पापा की इज्जत बनाए रखने के लिए कर रही थी। संजय साहब बड़े ही नरमी से उसे अपने साथ लगाए मंडप तक लेकर आए थे और पंडित जी के सामने बिठा दिया, जो पहले से ही शादी की तैयारियां पूरी कर चुका था। आंखों में बहुत से मोती लिए वो बिना कुछ कहे पंडित जी की हर बात मानती चली गई, बिना किसी अंजाम की परवाह किए। कुछ ही पलों का खेल था जिसमें वो लामिया संजय से लामिया कबीर राठी बना दी गई, जो अब से उसके जिस्म जान का मालिक था। संजय जी फौरन आगे बढ़े, उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े और वो भी उनके सीने से लगी कांप रही थी। दूर खड़ी काव्या आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए कुछ पल देखती रही, फिर वहां से चली गई। कबीर राठी को कुछ कागजों पर साइन करने की देर थी, फिर वो भी खड़ा होता हुक्मिया अंदाज में बोला, दुल्हन को लेकर आइए विदाई के लिए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये कहता हुआ वो बाहर निकल गया। विदाई की बात सुनकर संजय जी और उनकी पत्नी बेला जी उस जालिम इंसान को नाराजगी से देखने लगे। क्या था अगर वो विदाई कुछ दिन के बाद रख लेता, कम से कम वो मानसिक रूप से तैयार तो होते अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करने के लिए। अभी तो वो बहुत छोटी थी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी, उसके कई सपने थे। तभी बेला जी लामिया के पास आई और बोली, वो लोग विदाई की मांग कर रहे हैं, चलो मेरी जान। लामिया फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई, फिर एक गहरा सांस लेकर हिम्मत से बोली, ठीक है मामा, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, पापा का और अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो घूंघट एक बार फिर से चेहरे पर डालकर उनके साथ बाहर की ओर चल दी। मेरा फैमिली किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी और मैं नहीं चाहता मॉम डैड के सामने कोई तमाशा हो। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि हो, इसीलिए उन्हें लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम सब संभाल लेना और संजय जी को कोई नुकसान न पहुँचे। बाद में मैं खुद पर्सनली मेहरा फैमिली को हैंडल कर लूँगा। स्ट्रेट फेस के साथ शीला से कहता हुआ वो गाड़ी में बैठ गया। शीला सिर हिलाती हुई वापस अपनी जगह चली गई। कुछ ही देर में एक नाजुक सी लड़की लाल बड़ा सा घूंघट डाले उसे लाकर उसके बराबर बिठा दिया गया। अपनी प्राउड पर्सनालिटी के साथ वो उसकी तरफ एक नज़र भी डाले बिना दूसरी तरफ देख रहा था। जब गाड़ी चलने लगी तो लामिया ने आंसू भरी नज़रों से आखिरी बार अपने माँ बाप की ओर देखा था। आपने अच्छा नहीं किया पापा, मेरे होने वाले पति के साथ मेरी बहन का विवाह कर दिया।
किस तरह के बाप हैं आप इनकार भी तो कर सकते थे उस कबीर राठी को। और वो घुन्नी मक्कार, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई विरोध नहीं किया, कैसे शादी करके विदा हो गई। उन सब के जाते ही काव्या संजय जी पर आंख बबूला होती हुई बोली, बस कर दो काव्या, इस वक्त अपने बाप की तकलीफ कम करने की बजाय तुम और उन्हें दुख दे रही हो। लामिया को देखा था, अपने बाप के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन एक उफ तक होठों से नहीं निकाली थी। काव्या की बात पर बेलाजी दांत पीसती हुई उसे शर्म दिलाती हुई बोली, जबकि उसके तन बदन में कबीर राठी जैसे इंसान को खोने का दुख हिचकोले ले रहा था। संजय जी सिर पकड़े बैठे थे, तभी मेहरा फैमिली अपने मेहमानों के साथ वहां पहुंच गई। उन्हें देखकर अब संजय जी का परिवार मुश्किल में पड़ गया कि कैसे उन्हें बताएं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, ये मंगनी नहीं हो सकती। जब संजय जी ने खुद हिम्मत करके कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं संजय जी, अचानक से क्या हो गया? मेहरा साहब थोड़े कड़े लहजे में बोले। विशाल की आंखें भी हैरानी से उन्हें देखने लगीं। माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया था। मैंने लामिया की शादी कर दी है कबीर राठी के साथ। संजय जी अभी इतना ही बोले थे कि विशाल गुस्से से दांत भींचता उनकी तरफ लपका था कि तभी शीला बीच में आती हुई उसे जोर से पीछे की ओर धक्का देती है और जोर से गुर्राई, खबरदार, जो संजय जी को हाथ भी लगाया। चीफ का ऑर्डर है, अगर तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरा बर्ताव करूंगी। शीला जो आर्मी कमांडो की ट्रेनिंग ले चुकी थी, एक वक्त में 10 लोगों को आराम से ढेर करने की ताकत रखती थी। विशाल उसकी धमकी से पीछे हटता बोला, अच्छा नहीं किया संजय साहब, मेरी होने वाली बीवी थी वो, आज हमारी मंगनी होने वाली थी और आपने उसकी शादी कर दी। जरूर इसमें उस कबीर राठी का हाथ होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विशाल नफरत से कहता अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। और करता भी क्या, कबीर राठी के ट्रेंड बॉडीगार्ड हर तरफ फैले हुए थे। लामिया का दिल इस वक्त बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था। उसके दिमाग और सोचों पर सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र सवार थी कि तभी कबीर राठी का मोबाइल बजने लगा। वो फोन उठाकर कान से लगाकर सामने वाले की बात सुनने लगा, फिर अपनी भारी आवाज में बोला, ठीक है, तुम वहीं संजय जी की हिफाजत करो, हो सकता है वो फिर आए। लामिया जो बेचैनी में अपनी पतली उंगलियों को आपस में मसल रही थी, उसकी बात सुनते ही एकदम से सन्न रह गई। अगले ही पल उसने घूंघट उठाया और गुस्से से कबीर राठी के कॉलर को पकड़कर झटक दिया। क्या हुआ है? क्या मेरे पापा को किसी से खतरा है? तुम किससे उनकी हिफाजत करने को कह रहे थे? बोलो, अगर उन्हें खरोंच भी आई तो तुम्हारी वजह से, तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आंखों में आग की तपिश लिए गहरी सांसें लेते हुए वो उसे धमकाते हुए बोली। कबीर राठी जो बिना पलक झपकाए उसके चेहरे के एक एक नक्श को दिलचस्पी से देख रहा था, हल्का सा हंसा। वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकली। अपने कुछ देर पहले बने पति परमेश्वर का गिरेबान पकड़कर उसे जान की धमकी दे रही हो। मेरी प्यारी बीबी, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। जो आज तक कोई न कर सका वो तुमने कर दिखाया। खैर, ये प्यार भरी बातें हम अपने कमरे में जाकर करेंगे, तब तक के लिए अपने जज्बातों को काबू में रखिए माई स्वीट वाइफ। ये कहते हुए वो एक झटके से उसका हाथ अपने कॉलर से हटाता बर्फ की तरह ठंडे लहजे में बोला, फिर उसकी जात से बेपरवाह हो गया। लामिया गुस्से को बेहद काबू करते हुए कांपती आवाज में बोली, कबीर राठी, तुम एक संगदिल, बेरहम और नाकाबिले बर्दाश्त इंसान हो। याद रखना, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। तुम मुझे दबाकर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो भी उसकी तरफ से बेपरवाही दिखाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। उनकी गाड़ी राठी रेजिडेंस के सामने आकर आराम से रुक गई। मिताली जी खुशी से उसे गाड़ी से उतारते अब दोनों के एक साथ खड़ा करके उनकी नज़र उतारने लगी। उनकी जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्हें देखते ही दिल से बेख्तियार भगवान बुरी नज़र से बचाए निकल जाता था। एक चांद था तो दूसरा सूरज। वो दोनों एक साथ इतने मुकम्मल और खूबसूरत लग रहे थे जैसे ऊपर वाले ने बहुत चाहत से उन्हें बनाकर एक दूसरे के नसीब में हमेशा के लिए लिख दिया हो। लेकिन अंदर से उन दोनों के दिल एक दूसरे से दूर, अजनबियत और ठंडेपन से भरे हुए थे। मिताली जी तो उस पर बारी सदके जाती, उसे कबीर के कमरे में ले आई थी। जब उसने नज़रें उठाकर चारों तरफ देखा तो कमरे की हर चीज़ उसी की तरह दौलत और ताकत का सबूत दे रही थी। लामिया ने नफरत से मुंह फेर लिया। मिताली जी उसे प्यार से बेड पर बिठाते उसका हाथ थाम कर बोली, कबीर, दिल का बुरा नहीं है बेटा, बस थोड़ा गुस्से का तेज है, थोड़ा जिद्दी भी है। इकलौता है ना वो, ऊपर से खुद को सख्त दिखाता है लेकिन उसका दिल बहुत नरम और बहुत प्यारा है। वो हल्का सा हंसी। तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना,
प्यार से मनाओगी तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। बस मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। मिताली जी उसे समझा रही थी और वो मन ही मन किलस कर बोली, प्यार से मनाऊं, जान से न मार दूं उस मॉन्स्टर को, और उस मॉन्स्टर के साथ हमेशा रहूंगी मैं, कभी भी नहीं। मिताली जी खड़ी हुई और जाते जाते बोली, मैं खाना भिजवाती हूँ बेटा, ठीक है, आराम से खा लेना, शर्माना मत। उनके जाने के बाद लामिया ने सिर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा जोर से खींचकर दूर फेंक दिया था कि तभी कबीर राठी दरवाजा खोलकर अंदर आया और वो दुपट्टा उसके कदमों में आकर गिरा। एक नज़र लामिया के गुस्से से भरे चेहरे पर डालते हुए वो झुककर दुपट्टा उठाता अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ मेरी प्यारी सी जानू को, कमरा पसंद नहीं आया? खैर अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी कमरे में रहना है, आदत डाल लो, डेबिल वाले लहजे में कहता हुआ वो उसके तन बदन में आग लगा गया। लामिया ने खून भरी नज़रों से उसे देखा और उठकर उस कमरे से बाहर जाने लगी। तभी कबीर राठी ने अपने एक ही मजबूत हाथ से उसे पीछे से कमर से थाम लिया और उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। उसकी इस जुर्रत देखकर लामिया सन रह गई, जैसे एक बिजली की लहर बनकर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई हो। उसने गुस्से में उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उसे 6 फुट 3 इंच के कसरती जिस्म वाले इंसान के सामने एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। उसकी सख्त पकड़ में वो तड़प कर बोली, तुम्हारे साथ इस कमरे में रहने से बेहतर है मैं सड़क पर रह लूं। तुमने अच्छा नहीं किया कबीर राठी। तुम जानते थे आज मेरी मंगनी थी विशाल मेहरा से, उसके बावजूद तुमने पापा को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की, जबकि तुम्हारी शादी दीदी के साथ तय थी। आखिर सबके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कबीर राठी बेचारगी सा चेहरा बनाते हुए उसके जले पर नमक छिड़कता हुआ बोला, अच्छा ओह, ये तो वाकई गलत हुआ मेरी जानू के साथ। अब विशाल बेचारा क्या करेगा? उसे तो अब कोई दूसरी लड़की भी नहीं मिलेगी। लेकिन जानू, तुम्हारा पति कोई आम इंसान तो है नहीं। वो जब भी कोई खेल खेलता है उसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मैं बाजी को पलटकर सामने वाले को मात देने की ताकत रखता हूँ। मैं कभी भी नहीं हारा। अब चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। किसी बदमाश की तरह हुक्म देता हुआ वो हल्के से उसे बेड की तरफ धकेल गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक नौकर खाने की ट्रॉली लिए खड़ा दिखाई दिया। कबीर राठी ट्रॉली अंदर लाकर दरवाज़ा वापस बंद कर गया। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो, मुझे ज़्यादा किसी के नखरे पसंद नहीं। संगदिल अंदाज में कहता हुआ वो उससे थोड़ा फासले पर बैठकर खाना अपनी प्लेट में डालने लगा। लामिया ने नफरत भरी नज़रों से उस सख्त पत्थर दिल शहजादे को देखा। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसे औरतों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो अपने आप में पूरी एक दुनिया था, खूबसूरत लेकिन घमंडी, एक पावरफुल इंसान जिसके पास इतना पैसा था कि वो इस शहर को भी पाल सकता था। उसके नाम कितने अरब खरब रुपये हैं ये कोई नहीं जानता था। उसका मिजाज दूसरे अमीर ख़ानदानों के मर्दों जैसा बिल्कुल नहीं था, जो अपनी जवानी औरतों और दुनिया की बाकी रंगीनियों में बर्बाद करते दिखाई देते थे। वो उसे देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसी पल कबीर राठी ने इमोशन लेस नज़रें उसकी तरफ उठाई। उसके देखते ही वो एक पल के लिए सकपका गई थी। घूरने से फुर्सत मिल गई हो तो खाना खा लो। वैसे एक बात बता दूं, बहुत सख्त जान हूँ, नज़र नहीं लगती मुझे किसी की भी। खाना खा लो, फिर चाहे जितना मर्जी मुझे घूर लेना। वो तंज भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। वो भी तो नक्कर जवाब देती हुई बोली, देखो लड़की, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करूं। आपस की इस दुश्मनी में भूखे रहकर लड़ने का क्या फ़ायदा? ये तो खुद पर ही जुल्म हुआ। तुम अगर भूखी भी रहती हो तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठंडी और गहरी आवाज़ में कहता हुआ वो आराम से अपना खाना ख़त्म कर रहा था। तब लामिया भी हैरानी से मन ही मन बोली, कह तो ठीक रहा है, मैं क्यों अपना नुकसान करने लगी? अगर भूखी रही तो इस मॉन्स्टर से जीतूंगी कैसे? मुझे इस सांड से लड़ने के लिए बहुत ताकत और स्टेमिना की ज़रूरत है। तभी वो प्लेट उठाकर थोड़ा सा खाना लेने लगी और फिर धीरे धीरे खाने लगी। उसी पल कबीर राठी बहुत हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे वो छोटी सी लड़की पत्थर की तरह सख्त और जिद्दी लगी, जिसे दिमाग से काबू करना था। खाने से फ्री होकर कबीर राठी कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसने देखा लामिया हाथ मलती हुई अजीब सी कशमकश के साथ खड़ी थी। जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदल लो और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। तभी लामिया उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए बोली, ना ही मैं चेंज करूंगी और ना ही सोऊंगी। मुझे इस कमरे से बाहर जाना है, अभी के अभी। मैं और इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ एक बार फिर बढ़ी थी।
इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जा पाती, कबीर राठी ने जोर से हाथ दरवाजे पर मारा और खींचकर उसे दरवाजे से दूर कर दिया। अपने आप कपड़े बदलने जाती हो या ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में तुम्हारी हेल्प करूं? वैसे अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बातों को गोल मोल घुमाते हुए, तंज भरी नजरों से उसे देखते हुए वो बैड बॉय इस्माइल के साथ बोला। उसकी बात सुनते ही लामिया का चेहरा शर्म और खीज से लाल पड़ गया, जैसे सारा खून सिमटकर उसके चेहरे पर आ गया हो। ये पहली बार था जब कोई मर्द उससे इतनी बेबाक बात कर रहा था। पति और पत्नी के रिश्ते को वो अच्छी तरह जानती थी, समझती थी, क्योंकि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। शादी और पति को लेकर उसके दिल में जो नरम गरम से जज्बात थे, जिनके लिए उसने खुद को अब तक संभाल कर रखा हुआ था, वो कबीर राठी बिल्कुल नहीं था। उसकी नज़र में ये शादी सिर्फ जबरदस्ती की बुनियाद पर जोड़ा गया एक ऐसा रिश्ता था जिसे वो एक दिन तोड़ देने वाली थी। उसकी नज़र में कबीर राठी पति नहीं बल्कि एक जालिम इंसान था, जिसकी कैद में वो फड़फड़ा रही थी। वो मरकर भी उसे किसी तरह का कोई रिश्ता जोड़ने वाली नहीं थी। कबीर राठी एक एक कदम बढ़ाता उसकी तरफ आ रहा था और लामिया डर से पीछे हटती जा रही थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। लामिया को लगा कि अगर उसने उसकी बात न मानी तो कहीं वो जंगली आदमी सच में वही न कर दे जो वो कह रहा था। जब वो पीछे हटते हटते दीवार से लगी तो डर के मारे चीख कर बोली, मैं बदलती हूँ अपने कपड़े, तुम मेरे पास मत आना। उसकी डरी हुई हिरनी जैसी आंखों में देखते हुए कबीर राठी मुस्कुरा दिया। रोने की वजह से लामिया की आंखें लाल हो चुकी थीं, जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत और मासूम सी बच्ची लग रही थी। कबीर राठी उसके बेहद करीब आ गया, जिस पर लामिया दुपट्टे को सीने की तरफ दबोचते हुए आंखें बंद कर गई। कबीर राठी उसके कान की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए बोला, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। वो उसके इतना करीब था कि लामिया को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर साफ महसूस हो रही थीं, जिससे कि उसके रोंगटे एक ही पल में खड़े हो गए थे। लामिया लामिया से यह सब बर्दाश्त न हुआ तो उसने एक जोर से कबीर राठी को पीछे की तरफ धक्का दिया। वो हल्का सा हंसता हुआ उससे दूर हो गया और तभी वो कपड़े बदलने के लिए जल्दी से वहां से चली गई। कुछ देर के बाद जब वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो उसने देखा कि कमरा पूरा खाली था। लामिया की नज़रों ने कबीर राठी को इधर उधर हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। राहत की सांस लेते हुए वो बोली, शुक्र है वो मॉन्स्टर चला गया, वरना मैं रात इस कमरे में अकेले उस मॉन्स्टर के साथ कैसे गुजारती। मुझे तो नींद भी नहीं आती। उसी समय लामिया को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही वो पलटी और सामने कबीर राठी को देखा तो वो एकदम से बुरी तरह से डर गई। 2 कदम पीछे जाती घबराहट में उसका सिर दीवार से टकरा गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, कबीर राठी के मजबूत हाथों ने उसके कंधे से थामकर उसे संभाल लिया। ये अभी कुछ देर पहले तो मुझे क्या कहकर बुला रही थी? कबीर राठी उसे छेड़ते हुए बोला तो लामिया एक पल को घबरा गई। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, लामिया हकलाते हुए बोली। अच्छा, तो फिर कोई भूतनी थी जो अपने मजनू मॉन्स्टर को याद कर रही थी, वो उसे और भी चढ़ाते हुए बोला। कबीर राठी उसकी बातें सुन चुका था, जिस पर लामिया परेशान हो गई। खैर, रात के 12 बज रहे हैं, तुम चाहो तो रत जगह कर सकती हो, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है जानू। ये कहकर वो आराम से अपने बेड पर लेट गया। ये देखकर लामिया हैरान होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? बेड पर तुम सोओगे तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? कबीर राठी फैलकर लेटते हुए और भी मजे से बोला, इतना बड़ा बेड है, तुम जैसे 2-3 छोटे बच्चे भी आराम से सो सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो घर से थोड़ी दूर एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। वो उसके नाजुक जिस्म और कम उम्र पर बार बार उसे बच्चा कहकर चिढ़ा रहा था। लामिया घूर कर उसे नासमझी से देखने लगी। ऐसे क्या घूर रही हो? भूतनियाँ नीम के पेड़ों पर ही रहती हैं। वो उसकी कन्फ्यूजन को दूर करता हुआ होंठ दबाकर मुस्कुराया तो लामिया गुस्से से तकिया उठाकर उस पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मैं भूतनी लगती हूँ? कबीर राठी उसे और भी तंग करते हुए बोला, नहीं, वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके मुंह से तारीफ सुनते ही लामिया पलकें झपकाने लगी। फिर वो आगे बोला, हाँ, लेकिन जब तुम ऐसे गुस्से से घूरती हो तो भूतनियों से कम भी नहीं लगती। लामिया तमतमा उठी थी, ही फनी, लेकिन मैं बेड पर तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगी। गुस्से से नाक फुलाते हुए वो बोली। उसकी बात से कबीर राठी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, इतना बड़ा कमरा है, जिस कोने में दिल करे सो जाओ। लामिया ने देखा कि कबीर राठी का अपनी जगह से हिलने का कोई इरादा नहीं, तो वो गुस्से से पैर पटकती हुई बेड की एक साइड पर जाकर लेट गई और सिमट गई। रात के बीच का पहर था। जब बेचैनी से लामिया की आंख खुल गई, उसने अपने जिस्म पर कुछ भारीपन सा महसूस किया। ठीक से देखने पर उसने पाया कि कबीर राठी का भारी हाथ उसके सीने पर था और उसका चेहरा भी उसके बेहद करीब था।
लामिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी इतनी नज़दीकी से घबराकर वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर कबीर राठी गहरी नींद से घबरा गया और इधर उधर देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या सच में भूत देख लिया? तभी लामिया गुस्से से उसका हाथ खींचकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारा हाथ मुझ पर क्या कर रहा था? तुम नींद में मेरे इतने करीब क्यों आए? मैंने पहले ही कहा था, बिना मेरी इजाज़त तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, चाहे मेरे पति ही क्यों ना हो तुम। कबीर राठी जम्हाई लेते हुए बोला, मैंने भी कहा था तुम्हें हाथ लगाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं वो जागते हुए भी कर सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। शायद नींद में मेरे हाथ पैर कुछ ज़्यादा ही चलते हैं। कितना झूठ बोलते हो आप। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने किया है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, झूठे मक्कार। लामिया का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नींद में था। हो सकता है गलती से ये सब हुआ हो। इसमें इतना परेशान और हंगामा करने की क्या बात है? कबीर राठी भी तमतमाकर बोला, गलती? अरे वाह, अब इस बेशर्मी को गलती का नाम दे दो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब रात भी खराब कर दी। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो सजा के तौर पर तुमसे पाला पड़ा है। ये सब तुमने जानबूझकर ही किया है। लामिया की लगातार बक बक सुनकर कबीर राठी ने परेशान होकर आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। अगले ही पल उसने लामिया को जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसकी आवाज़ बंद कर दी। कबीर राठी की इस हरकत ने लामिया एकदम जैसे सदमे में चली गई थी और बर्फ़ की तरह जम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अगले 2 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ था। कबीर राठी जोर से उसके होंठों की नरमाहट को अपने होंठों में समेटते हुए फिर वो उसकी दूधिया गर्दन की तरफ झुक गया था और तीव्रता से उसकी गर्दन को छूने लगा, यहाँ तक कि वहाँ निशान भी छोड़ने लगा। जब लामिया को दर्द का एहसास हुआ तब उसका सदमा टूटा। उसे समझ आया कि कबीर राठी क्या कर रहा था, जो उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया था। वो उस पर चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे मुंह में ही शब्द रुक गए थे। गहरी सांस लेते हुए आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए वो उसे संयम के साथ देखती रही। तब कबीर राठी बोला, तुमने देखा स्वीटहार्ट, जब कबीर राठी कुछ करता है तो खुलकर करता है। वो किसी से डरता नहीं और उसे खुलेआम स्वीकार भी करता है। जब कह दिया था कि गलती से हुआ तो गलती से हुआ था। इसके बावजूद तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाती रही, तो फिर उसे सच करके दिखाना भी था। आगे से याद रखना, अभी ये फैसला छोटा सा ट्रेलर है, अगली बार पूरी फिल्म दिखाऊंगा। ओके बच्चा, गुड नाइट। लामिया उसकी बात सुनकर गहरे सदमे में थी। वो गुस्से से उसे देखती हुई जाकर सोफे पर बैठ गई। दोनों होठों और गर्दन पर जलन का एहसास अभी भी हो रहा था। वो जालिम बड़ी ही शिद्दत से उसके नरम नाजुक गर्दन और होठों पर टूट कर बरसा था। अगली सुबह जब लामिया सोकर उठी तो पिछली रात जो कुछ हुआ था उसे सोचकर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो सच था या सपना। उसका सिर दर्द करने लगा। सपर मन ही मन कोसती हुई वो तैयार होकर नीचे आ गई। मिताली और राकेश जी को नाश्ते की मेज पर बैठा देखकर उसने उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लिया। मिताली जी खुशी से उसे निहारते हुए उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई थीं और उसे नाश्ता कराने लगीं। बेटा, आप खुश हैं? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी बात हो जो कबीर न मानता हो तो मुझे आकर बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। राकेश जी माहौल को हल्का बनाते हुए बोले। इस पर वो ज़बरदस्ती होंठों पर मुस्कान लाते हुए नाश्ता करने लगी। फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अलमारी से कपड़े निकालकर जैसे ही बदल कर बाहर आई तो सामने कबीर को अपनी मजबूत पर्सनालिटी के साथ खड़ा दिखाई दिया। उस समय लामिया बिल्कुल एक छोटी सी कॉलेज गर्ल लग रही थी। उसे देखकर कबीर की नजरें भी कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गईं। कबीर के वजूद को नज़रअंदाज करते हुए वो आईने के सामने बाल बनाने खड़ी हो गई। उसकी गहरी नज़रें ऊपर से नीचे तक लामिया का जायजा लेने लगीं। उसके घने खूबसूरत बाल हवा से लहरा रहे थे। उसके जिस्म की हल्की सी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था और कबीर राठी जैसे उस खुशबू में खोता जा रहा था। लामिया भले ही उसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन उसकी गहरी नज़रें अपने जिस्म के आर पार होती वो साफ महसूस कर रही थी। तब वो एकदम तुनक कर बोली, मेरी खुशियों को तो तुम्हारी नज़र लग ही गई। अब क्या मुझे भी नज़रों से मारने का इरादा है तुम्हारा? या फिर तुम्हारी नज़र ही ऐसी है जो हर खूबसूरत लड़की पर जाकर चिपक जाती है? उसकी बात पर कबीर राठी जैसे होश में आया। बात का मतलब समझते ही वो गुस्से से उसके पास आता हुआ बोला, कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं मेरी जानू के। वैसे भी अपनी बीबी को नज़र भरकर देखने में कैसी शर्म। अच्छा ये बताओ, इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो?
उसके इतना करीब आने पर लामिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अजीब से एहसासों ने घेर लिया जिनसे वो आज तक अनजान थी। खुद को संभालते हुए सबसे पहले उसने उसे सामने से हटाया और उससे दूर जाते हुए बोली, शादी हुई है, कोई काले पानी की सजा नहीं कि मैं कैद होकर बैठ जाऊं। वैसे तो डॉन बने फिरते हो तो ये मालूम न करवा सके कि मैं रोज कहाँ जाती हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं, आगे की जानकारी खुद ही करवा लेना। ये कहकर वो बाहर जाने लगी थी कि तभी कबीर राठी ठंडी और भारी आवाज में बोला, मुझे धोखा मत देना लामिया, धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये सुनकर लामिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो झटके से पलटी और उसकी बीरान आंखों में एक पल को देखते हुए बोली, धोखा देना क्या सिर्फ तुम्हें आता है? कोई तुम्हें धोखा दे तो बर्दाश्त नहीं होता। कबीर राठी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उसकी बात सुनकर कबीर राठी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ाया और उसके कान में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि धोखा मैंने दिया है? आंखें खोल कर देखो मेरी जानू, हो सकता है धोखा बहुत पहले से कोई तुम्हारा ही करीबी तुम्हें देता आ रहा हो और तुम्हें पता ही ना हो। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस धोखे से बचा लिया। लामिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर राठी की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन लामिया को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हिचकिचाते हुए बोली, मतलब क्या कहना चाहते हो? कबीर राठी के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। बिना कुछ बोले वो कमरे से बाहर जाने लगा। तब लामिया जल्दी से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम मुझे मेरे ही अपनों के खिलाफ इस्तेमाल करके कोई बदला लेना चाहते हो। मैं समझ गई, तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझसे शादी की, वरना तुम्हारी मंगनी तो दीदी से तय थी। तुम दोनों की शादी होने वाली थी। कमरे से जाता हुआ कबीर राठी गुस्से से पलटा और तेज कदमों से उसके पास आया। उसने जोर से उसके कंधे को पकड़कर झटका देते हुए कहा, पहली बात, तुम्हारे बाप ने पैसों के गायब होने के बदले तुम्हारी बहन को मेरी झोली में डालने की पेशकश खुद की थी, मैंने नहीं। मैंने तो हाँ भी नहीं की थी और ना ही ऐसा कोई इरादा था। तुम्हारे बाप ने खुद ही सोच लिया कि उसकी शादी मुझसे होगी। मैंने तो उसे देखा तक नहीं और ना ही उसका नाम जानता हूँ, लेकिन हाँ, तुमसे शादी करना मेरा अपना सोचा समझा फैसला था, समझी? अब आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुँह से दोबारा ये बात सुनी तो तुम मेरा रात वाला रूप देखोगी। उसे झटके से छोड़कर वो बाहर चला गया और पीछे लामिया अनगिनत सोचों में खोई खड़ी रह गई। वो उसके मन में शक का बीज बो गया था। तभी पिछली रात की घटना एक बार फिर उसके दिमाग में घूम गई और उसके पूरे जिस्म में एक सहरन सी दौड़ गई। विशाल होटल के कमरे में बैठा ड्रिंक का गिलास खाली करते हुए गुस्से से बोला, लामिया की हिम्मत कैसे हुई कबीर राठी से शादी करने की? कितनी कोशिशें की थी मैंने, लेकिन वो कबीर। विशाल ये सोच सोचकर पागल हो रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई भागते हुए उसके पास आया। वो लड़की उसकी गोद में बैठ गई और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विशाल ने अपनी गोद में बैठी उस लड़की का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होंठों को तीव्रता से पीने लगा। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे में खोए इसी तरह एक दूसरे को चूमते रहे। जब थककर वो लड़की उससे दूर हुई तो बोली, आई मिस यू डार्लिंग। तुम जानते हो कितनी मुश्किलों से हमने ये सब प्लानिंग की थी। पापा के अकाउंट से पैसे चुराए ताकि कबीर राठी से मेरी शादी हो जाए और फिर मैं उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें लाकर देती ताकि तुम उसे हराकर जीत सको। लेकिन ऐन वक्त पर वो शातिर आदमी लामिया से शादी कर गया। सॉरी जानू, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकी। कबीर के बॉडीगार्ड पूरे घर में फैले हुए थे। आंखों में नशे की चमक लिए काव्या विशाल की बाहों में सिमटते हुए बोली। विशाल ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं जान, हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। क्या मतलब? क्या आगे का भी कोई प्लान है तुम्हारे पास? लेकिन लामिया बहुत उसूलों वाली है और पापा की तरह ईमानदार भी। वो कभी इस सब में हमारा साथ नहीं देगी। उल्टा जब उसे पता चलेगा तो वो कबीर राठी की तरफ हो जाएगी और हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। काव्या परेशान होकर बोली। इस पर विशाल हंस पड़ा। अभी के लिए ये सब मत सोचो डार्लिंग, आज हमें बस एक दूसरे को जी भर के प्यार करना है। इतने दिनों के बाद तुम्हारी बाहों में आया हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था और अब जब इतनी करीब आ गई हो तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। विशाल ने काव्या को अपने पास खींच लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। काव्या भी उसकी नज़दीकी में खो गई। दोनों का ये गंदा खेल एक बार फिर शुरू हो गया था। उधर जब लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो अनु उसे देखते ही भागकर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया।
कैसी है लामिया मेरी जान? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, अनु उदास आवाज में बोली। मैं ठीक हूँ, शायद यही मेरी किस्मत में था, लामिया खुद पर हल्का सा हंसते हुए बोली। अब क्या होगा? क्या तुम कबीर राठी को स्वीकार कर चुकी हो? अनु चिंतित होकर बोली। कभी नहीं, उसने धोखे से शादी की है, पापा को ब्लैकमेल करके। मैं उस धोखेबाज को कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे बाहर की एक मेडिसिन कंपनी में जॉब ऑफर दी है। कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब मैं उस आदमी से दूर चली जाऊंगी। उसके जितने पैसे पापा के अकाउंट से गायब हुए हैं, वो सब उसके मुंह पर मारकर मैं उससे तलाक ले लूंगी। लामिया की आंखों में आग धधक रही थी जब वो ये कह रही थी। दूसरी तरफ गुनाहों के दलदल में डूबे वो दोनों अब भी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी विशाल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, लामिया यूनिवर्सिटी आई है। विशाल तुरंत काव्या की बाहों से निकलकर अपने कपड़े पहनने लगा। क्या बात है, अचानक कहाँ जा रहे हो? काव्या एकदम परेशान होकर बोली। तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी आई है, उसी से मिलने जा रहा हूँ, विशाल एक आंख दबाते हुए बोला। लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी है कबीर राठी से, काव्या माथे पर बल डालते हुए बोली। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, जो कबीर ने किया उसका बदला भी तो लेना है ना। वैसे तुम्हारी बहन है बड़ी कमाल की चीज़, उसे देखते ही आदमी बहकने लगता है। विशाल शातिर मुस्कान के साथ आंख दबाकर बोला। जिस्म से मेरे प्यास बुझा रहे हो और तारीफ उसकी कर रहे हो। इस बार काव्या नागिन की तरफ अफकार उठी, जबकि विशाल हंसता हुआ वहां से चला गया। उधर यूनिवर्सिटी में लामिया अपनी क्लास लेने के बाद अनु के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी कि अचानक उसने सामने से विशाल को आते देखा और हैरान होकर रुक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब लामिया के चेहरे पर झंझलाहट थी। तुमने ऐसा क्यों किया लामिया? मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कबीर राठी से शादी क्यों की? विशाल दुखी होने का नाटक करते हुए बोला। मिस्टर मेहरा, अब आपको मुझसे ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं अब किसी की बीवी हूँ, किसी की इज्जत हूँ, समझे? मेरे रास्ते से हट जाओ, वो सख्त तेवरों में बोली। एक ही दिन में तुम उसकी जबान बोलने लगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने मुझे हराने के लिए, बिजनेस में मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी की है, तब क्या करोगी लामिया? वो इंसान बहुत चालाक है, लोगों को हराने और खुद जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। विशाल अपना दांव खेलते हुए बोला। लामिया उसकी बातें सुनकर सदमे में थी। नहीं, कबीर ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आंखों में बड़े बड़े आंसू भरे वो अविश्वास से जैसे खुद से बोली। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, यही सच है, उस पर भरोसा मत करना। मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले हैं लामिया। मासूमियत और बेचारगी का जाल बिछाकर विशाल वहाँ से चला गया। लामिया भी जल्दी से वहाँ से निकल गई, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और वहाँ किसी बच्चे की तरह बैठकर रो पड़ती। उधर कबीर राठी लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें टिकाए ये सब कुछ देख रहा था। उसका असिस्टेंट अपने बॉस को परेशान देख रहा था, जो होंठ नीचे चुप बैठा था और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। चीफ, क्या करना है अब? क्या उस विशाल मेहरा को सबक सिखाऊं? असिस्टेंट ने फौरन पूछा। अब तक कबीर बिल्कुल शांत था, लेकिन असिस्टेंट की बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और बोला, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि उससे मुझ पर कितना भरोसा है। कबीर का इशारा लामिया की तरफ था। वो जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ बोला, लेकिन चीफ, वो आदमी मैडम का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये जानते हुए भी कि अब वो आपकी पत्नी है। मुझे डर है कहीं वो मैडम को आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी और मैडम की शादी जिन हालातों में हुई है, वो इंसान को अपनी राह से डगमगाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। पहली बात, वो ऐसी नहीं है, वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। दूसरी बात, जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी वो खुद फैसला कर लेगी कि कौन उसका अपना है और कौन दुश्मन। मैं ये सब उसी पर छोड़ता हूँ। खैर, तुम लामिया पर नज़र रखना। मैं नहीं चाहता कि वो विशाल उसे किसी तरह का नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है। मुझे यकीन है ये विशाल मुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने संजय साहब के अकाउंट से पैसे चुराने के लिए उनकी बेटी का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें मेरे सामने धोखेबाज की तरह पेश कर दिया ताकि संजय साहब मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें और उस गिल्ट से बाहर निकल सकें। लेकिन मुझे उसी दिन शक हो गया था जब पैसे अचानक गायब हुए थे, और मेरा शक सही निकला। जब मैंने उस होटल के कमरे में उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था,
उसी दिन मैंने तय कर लिया था, विशाल का प्लान मैं उसी के मुंह पर मारूंगा। लामिया से ठीक मंगनी के वक्त शादी करके मैंने एक तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली और दूसरी तरफ विशाल की पूरी प्लानिंग भी फेल कर दी। कबीर राठी आंखों में चमक लिए मुस्कुराता हुआ बोला, सर, वैसे आप चाहते तो विशाल मेहरा की सच्चाई जानने के बाद उसे मच्छर की तरह कुचल कर रख सकते थे, लेकिन आपने उसे इतनी ढील क्यों दी? असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा। फिर खेल का मजा कैसे आता? कबीर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला था। लामिया नम चेहरा लिए घर आई तो मिताली जी प्यार से बोली, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, तो मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, फिर हम सब मिलकर डिनर करेंगे। उनके इतने प्यार से कहने पर लामिया कमरे में आकर कपड़े निकालने लगी। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसे तेज चक्कर आया और उसका सिर दीवार से टकरा गया। विशाल की बातों से परेशान वो भूखी प्यासी सिर्फ सुबह का नाश्ता करके इधर उधर भटकती रही थी। तभी कबीर जो फ्रेश होकर गीले बाल पोंछता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला था, उसने लामिया का सिर दीवार से टकराते हुए देख लिया था। वो तुरंत तेज कदमों से उसकी तरफ आया और उसका सिर पकड़कर धीरे धीरे सहलाने लगा। आराम से लामिया, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो? लामिया हैरान नज़रों से उसकी आवाज़ में घुली अपनी चिंता और नरमी महसूस कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे आराम से बेड पर बिठाता हुआ उसके सिर को देखने लगा जहाँ चोट लगी थी। बस एक पल लगा था पिघलने में और वो मोम की तरह पिघल कर ढेर हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। कबीर के शरीर से आती हल्की सी खुशबू लामिया को बेचैन करने लगी। विशाल की सारी बातें उसके दिमाग से जैसे गायब हो गई थीं। जब कबीर उससे थोड़ा सा दूर हुआ तो एक पल के लिए उसके लाल चेहरे को देखने लगा। उस पल वो इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि कबीर का दिल भी जैसे बहकने लगा। तभी लामिया उसे हल्का सा धक्का देकर वॉशरूम में चली गई और कबीर भी होश की दुनिया में आकर हल्का सा हंस दिया। उस समय सब खाने की मेज पर मौजूद थे। राकेश जी और मिताली जी उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। कबीर राठी बीच बीच में उसकी प्लेट में थोड़ा सा खाना रख देता और उसे देखता रहता, जो चुपचाप खाना खा रही थी। कबीर को पता नहीं क्यों उसकी ही खामोशी बुरी तरह चुभ रही थी। उसे लामिया को तंग करना, उसकी नोकझोंक करना अच्छा लगता था, लेकिन अब वो ये सब मिस कर रहा था। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। तभी एक नौकर सबकी नज़र बचाकर केतली में कोई पाउडर जैसी चीज़ मिलाकर सीधा ऊपर कबीर के कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा धीरे से खटखटाया। लामिया ने दरवाज़ा खोला तो वो नौकर टिरे उसके हाथ में देते हुए बोला, मैडम ये सर की ग्रीन टी है। वो रोज़ रात को सोने से पहले ही ग्रीन टी लेते हैं, लेकिन कबीर अभी स्टडी रूम में है, आप ये टिरे वहीं ले जाइए। वो टिरे आगे करते हुए बोली, मैडम सर ये टी अपने बेड पर ही पीते हैं। नौकर ये कहकर तूफान की तरह वहाँ से चला गया, जैसे उसे पकड़े जाने का डर हो। लामिया पीछे हैरान सी टिरे लिए खड़ी रह गई, फिर अंदर जाकर खुद से बोली, चलो जी, अब यही एक काम रह गया था। लामिया उस मॉन्स्टर को अब टी बनाकर पिलाएगी। काश मैं उसे टी में जहर मिलाकर पिला सकती, इससे बुरा और क्या होगा मेरे लिए। अजीब अजीब मुंह बनाते हुए वो बच्चों की तरह खुद से बोल रही थी। तभी कबीर अंदर आया और उसे यूं मुंह बनाते देखकर बोला, मुझे नहीं पता था मेरी बीबी गुस्सैल होने के साथ साथ नकचड़ी और पागल भी है। मैं तुम्हें कल ही पागल खाने लेकर चलता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, मिनटों में दिमाग ठीक कर देते हैं। कबीर की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई और गुस्से से घूरने लगी। झूठे मक्कार धोखेबाज होने से तो कई बेहतर है पागल होना। कबीर को उसकी बात समझ नहीं आई। वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, सच सामने आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब सच्चाई सामने आएगी। चाहूँ तो मैं एक झटके में तुम्हारी आंखों से इस झूठ का पर्दा हटा सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम उसमें भी मेरी ही कोई गलती निकाल कर मुझे ही दोषी ठहराओगी। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। लामिया एक बार फिर उसकी की हुई उलझी बातों में फंसी खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस सच्चाई की बात कर रहा है। आखिर क्या राज था? उसने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। आखिर वो किसकी बात पर यकीन करे, उस विशाल की या फिर कबीर राठी की? फिर सिर झटकते हुए वो कबीर के लिए ग्रीन टी बनाने लगी। जब तक टी तैयार हुई कबीर भी कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गया था। उस समय वो अपने सामान्य रूप में बहुत हैंडसम और बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बिखरे बाल, आत्मविश्वास से भरे नए नक्श और सधा हुआ शरीर उसे सबसे अलग दिखाते थे। लामिया हाथ में टी लिए अनायास उसे देखती चली गई।
उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो 1 मिनट से उसे देख रही है। जब कबीर को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर देखा। कुछ कदम दूर लामिया टी हाथ में लिए उसी को देख रही थी। लामिया, कबीर की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। थोड़ी सी शर्मिंदा लगती हुई वो हाथ में पकड़ी टी उसके पास लेकर चली आई। अब कबीर हैरानी से कभी टी को देखता तो कभी लामिया के चेहरे को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे टी क्यों दे रही है। जब उसके कप न पकड़ने पर लामिया ने ज़बरदस्ती टी उसके हाथ में पकड़ा दी तो वो सोफे पर आकर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। लामिया के कुछ भी न बोलने पर कबीर खुश हो गया। उसे लगा कि लामिया खुद से उसके लिए कुछ लेकर आई है। वैसे रात को ग्रीन टी पीने से नींद काफ़ी अच्छी आती है। थैंक यू टी के लिए। वो एक सिप लेते हुए मज़े से बोला। टी उसे काफ़ी कड़वी लग रही थी। कबीर की बात पर लामिया दांत दिखाकर मुस्कुरा दी। कबीर को टी पीता देखकर लामिया ने अपने लिए भी एक कप में टी डाल ली और वहीं सोफे पर वापस आकर बैठ गई। जब तक लामिया टी बनाती कबीर अपना पूरा कप पी चुका था और अब उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे। सिर झटककर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसके साथ उसे तेज गर्मी भी लगने लगी थी। जब लामिया ने भी वो टी पी तो उसे भी वो बहुत कड़वी लगी। छी, ये कितनी गंदी है। पता नहीं रोज ये गंदी टी तुम कैसे पी लेते हो। एक दो सिप लेकर वो कप दूर रखते हुए बोली। भले ही इस वक्त कबीर को चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो उसकी बात पूरी ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं रोज ही टी पीता हूँ? मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। अब तो लामिया का सिर भी घूमने लगा था। घबराकर वो उठी और कबीर के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो नौकर तो कह रहा था तुम्हें ग्रीन टी पसंद है। लामिया का हाथ पकड़ते ही कबीर का पूरा शरीर कांप उठा और उसे पसीना आने लगा। उसने तुरंत एसी का टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन अब लामिया को भी गर्मी लगने लगी। उसने अपने कपड़ों को झाड़ना शुरू कर दिया। अचानक इतनी गर्मी क्यों लगने लगी है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। लामिया इतना ही बोली थी कि कबीर ने अपने जज्बातों को काबू करते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला। कौन था वो नौकर जो तुम्हें ये टी देकर गया? मुझे क्या पता, मुझे तो यहाँ अभी एक ही दिन हुआ है। तब कबीर तेजी से खड़ा हुआ, लामिया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला, आज की रात तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। अगर तुम यहाँ रही तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मुझे ब्लेम करोगी और मैं तुम्हारी बेकार के इल्ज़ाम सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। ऐसा करो, आज की रात तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। कबीर उसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर ले जा रहा था। लामिया को अब तक हल्का सा नशा चढ़ चुका था। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे कमरे में ज़बरदस्ती लेकर आओगे और जब दिल करेगा बाहर निकाल दोगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं इसी कमरे में सोऊंगी। अब कबीर की भौहें गुस्से से तन गईं। उसने ठंडी लेकिन डरावनी आवाज़ में कहा, जितना कह रहा हूँ उतना करो, वरना कल सुबह आज की रात को याद करके पछताओगी। कबीर एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए बोला। अब तो लामिया से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कबीर के सीने से लग गई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ कसकर बांध लिए। उसकी नरम गरम सांसें और मुलायम शरीर को महसूस करता कबीर अब खुद पर से नियंत्रण खोता जा रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बहुत कोशिश के बाद भी जब उससे खुद को संभालना मुश्किल हो गया तो उसने धीरे से लामिया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। लामिया अगले ही पल डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे बेड तक लाया और धीरे से वहाँ बिठा दिया। फिर उसने अपनी शर्ट एक झटके में उतार कर दूर फेंक दी। लामिया उसके इरादों को समझते हुए और उसकी मजबूत काया को देखते हुए हैरान रह गई। कबीर धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगा। अपने नाजुक हाथों से हल्की कोशिश करते हुए वो उसे रोकने लगी। छोड़िए मुझे कबीर। लेकिन कबीर उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके करीब आकर बेहद धीमी लेकिन मदहोश आवाज में बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम ही जिद कर रही थी कि मेरे साथ इसी कमरे में सोओगी और ये टीवी तुम ही लेकर आई थी। अब जो हो रहा है उसका सामना करो, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जज्बातों का तूफान इतना तेज हो चुका है, अगर रोका तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद कबीर ने उसके माथे के पास अपना चेहरा झुका लिया।
लामिया कुछ पल तक छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन कबीर की ताकत और उस अजीब हालत के दबाव में वो थक कर शांत हो गई। कमरे में माहौल भारी हो चुका था और दोनों के बीच तनाव और उलझन गहरी होती जा रही थी, जिस पर वो घबराकर भागने को उठी थी। लेकिन अगले ही पल कबीर ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। वो उसके नाजुक सीने पर झुका हुआ था। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं और कबीर की गर्म सांसें लामिया के चेहरे को झुलसा रही थीं। लामिया को उसकी तेज चलती धड़कनें अपने सीने के करीब साफ साफ महसूस हो रही थीं, जिससे घबराकर वो एक बार फिर लड़खड़ाती आवाज में बोली, कबीर रुक जाइए, ये ठीक नहीं हो रहा। जब कबीर बेखुदी की आलम में प्यार से बोला, तुम्हारे साथ मैं इतना आगे रुकने के लिए नहीं बढ़ा, जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन अब मैं खुद को तुमसे और दूर नहीं रख सकता। कबीर की प्यार भरी शिद्दतें लामिया के पूरे वजूद को भिगोने लगीं। वो कभी उसकी नरम मुलायम धड़कनों को अपनी जबान से गीला करता तो कभी उसके नरम पेट पर अपनी जबान की सरसराहट बिखेर रहा था। पेट से थोड़ा सा नीचे और आया तो लामिया मचल उठी थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर की बेबाक हरकतें उसे संभलने नहीं दे रही थीं। बेखुद होती अब लामिया भी कबीर का साथ देती उसकी मोहब्बतों में डूबती जा रही थी। एक दूसरे की कुर्बत के नशे में गुजरा दोनों का ये हसीन लम्हा सुबह 4 बजे तक चला। सुबह 4 बजे जाकर कबीर ने लामिया को अपनी मोहब्बत भरी पनाहों से आज़ाद किया और उसे सीने से जोर से लगाए ऐसे सोया जैसे कोई लामिया को उससे छीन कर ले जाएगा। लामिया की नींद खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी से खुली। जब उसने बिना के खुद को कबीर राठी की बाहों में देखा तो उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान दिखाई दे रहे थे। वो घबराकर उठना चाहती थी, लेकिन कबीर के हाथों ने उसे कसकर अपनी तरफ खींच रखा था। उसके उठने पर वो थोड़ा सा हड़बड़ाया था। उसे और भी अपनी तरफ खींचते हुए उसकी नरम धड़कनों में अपना चेहरा छुपा लिया। तभी रात के एक एक पल को याद उसके मन में तेजी से दौड़ने लगी थी। उसी समय कबीर की भी आंख खुल गई। उसने पूरी चाय पी थी, इसीलिए अभी भी उसका सिर भारी था और सब कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद जब उसका दिमाग संभला तब उसने अपने पास लामिया को देखा, जो चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसे रोता देख कबीर ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और घबरा कर बोला, लामिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी नज़र उसकी हालत पर गई और रात की सारी बातें उसे भी याद आ गईं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। लामिया ने उसका हाथ झटक दिया, खुद को कंबल में ढक लिया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं आई तो कबीर को चिंता होने लगी। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, लामिया जल्दी बाहर आओ, अगर तुम 1 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। उसकी बात असर कर गई। लामिया ने दरवाज़ा खोला और उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती हुई बाहर जाने लगी। तभी कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे वापस अंदर खींच लिया और दीवार के पास रोक दिया। मुझे छोड़ो कबीर, मैं अब एक पल भी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुमने जानबूझकर मेरे साथ ये सब किया है, ले लिया ना बदला तुमने विशाल से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके। तुम बहुत बुरे हो। वो बेकाबू होकर रो रही थी और उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। कबीर ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ वो गलत हुआ, लेकिन मेरा विश्वास करो लामिया, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। जिस झूठ पर तुम यकीन कर रही हो उसका सच तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में दिखाई देती सच्चाई को देखकर भी लामिया का दिल शांत नहीं हुआ। उसने उसे जोर से धक्का दिया और वहाँ से चली गई, जबकि कबीर को अपने भीतर गहरे पछतावे ने घेर लिया। वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया और नाश्ता करने के बाद लामिया को अपने साथ एक होटल ले आया। अब क्या यहाँ लाकर फिर से मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा है तुम्हारा? ढेर सारे कमरों को देखते हुए वो डरकर वापस भागने लगी। तभी कबीर राठी हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे कुछ भी करने के लिए इन होटलों के कमरों की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में ही बहुत खुश हूँ। कबीर अब उसे एक कमरे के पास लेकर आया। उसने इशारे से उसे चुप रहने को कहा था और कार्ड से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का दृश्य देखते ही लामिया शर्म, गुस्से, नफरत और घिन के एहसास से भर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कबीर की मजबूत पकड़ ने उसे रोक लिया। अब लामिया जोर जोर से रोती हुई कबीर के सीने से लग गई।
क्योंकि उसने काव्या और विशाल को एक दूसरे की बाहों में ये कहते हुए सुना था, अब देखना डार्लिंग, जब उस ड्रग से कबीर अपने होश खो देगा और लामिया की इज्जत बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस नशे में वो इंसान और जानवर का फ़र्क भूल जाएगा। वो बुरी तरह लामिया के नाजुक वजूद को रौंद कर रख देगा। तब लामिया उसे धोखेबाज के साथ अपराधी भी समझेगी और मेरे पास आएगी। फिर मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगा। विशाल हंसते हुए बोला, मान गई? तुमने कितनी आसानी से उसके घर के नौकर को खरीद लिया और उसे ये सब करवा दिया। अभी तक उसने लामिया के नाजुक वजूद के चीथड़े। काव्या हंसते हुए इतना ही बोल पाई थी कि तभी लामिया गुस्से से अंदर आई और उन्हें नफरत और घिन भरे हाव भाव के साथ घूरने लगी। दोनों बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से चादर से खुद को काव्या ने ढक लिया। लामिया आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन काव्या के मुंह पर मार दिया। घटिया लड़की, शादी से पहले इस तरह किसी गैर मर्द के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतनी गिर गई। कबीर सही कह रहा था, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। तुम तो मेरी अपनी थी, तुमने ऐसा किया। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो रोते हुए बोल रही थी। तभी कबीर नीचे देखते हुए बोला, अपने कपड़े पहन लो, पुलिस आती होगी। विशाल और काव्या, संजय साहब के अकाउंट से पैसे चुराने के आरोप में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब जेल में ही रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर काव्या जोर जोर से रोने लगी। कबीर ने प्यार से लामिया को अपने साथ वहां से बाहर लाया और कार में बैठा गया। फिर धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, मेरी प्यारी पत्नी, अब तो आपको अपने मासूम पति पर यकीन हो गया ना? लामिया सिर झुकाए अभी भी रो रही थी। फिर धीमे से बोली, आपके साथ भी गलत हुआ है कबीर। मैं तो आपको पसंद भी नहीं थी। ये शादी तो आपने भी मजबूरी। वो इतना ही कह पाई थी कि कबीर ने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों को मजबूती से अपने होठों की कैद में ले लिया। फिर उसके माथे से लगकर बोला, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन से मैं तुम पर दिल हार बैठा था। बस मुझे खुद इसका एहसास नहीं था। कल रात जब तुम मेरे इतना करीब आई और जब तुमने सुबह जाने की बात की, तब मुझे पता चला। तब पहली बार मुझे डर लगा। पता ही नहीं चला कि हमारी लड़ाइयाँ और नोक झोंक के बीच में मैं तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत करने लगा था। वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए बोल रहा था और लामिया भी रोते रोते उसके सीने से कसकर लगी हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।